चलिए देखें। इलास्टिसिटी, देखो बिल्कुल नया चैप्टर है इलास्टिसिटी। और सबसे अच्छी बात है कि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं और उनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, अभी बैक ईयर्स पेपर देखेंगे अपन 2021 तक के जो क्वेश्चंस इसमें कौन कौन से पूछे गए हैं, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इनमें मेहनत कम करनी है, ज़्यादातर थ्योरी है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और इनसे एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो उनमें एक चैप्टर ये इलास्टिसिटी भी है जिसमें हम कह सकते हैं कि कम मेहनत में हम ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे और 1.5 महीने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले जाती है शुरुआत में, लेकिन ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और सरफेस टेंशन, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो जनरल बातें इसमें देखें अपन क्या क्या हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी होती क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस करना पहले ज़रूरी है। तो इलास्टिसिटी में अपन ये समझते हैं कि जब किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या करता है, 2 काम करता है। या तो बॉडी को एक्सेलरेट कर देता है, रिटार्डेट करता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे इसके पहले, वर्क पावर एनर्जी हो, लॉज ऑफ मोशन हो या काइनेमेटिक्स हो, उसमें क्या कर रहे थे, एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे। तो फोर्स का काम क्या था, या तो वो उस बॉडी को क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था या रिटार्ड कर रहा था। ठीक है, लेकिन फोर्स का दूसरा काम और भी है कि अगर वो उस बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो फिर बॉडी को डिफॉर्म कर देता है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में ही है लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने पर क्या हो जाती है, बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, बॉडी अपनी शेप साइज बदल लेती है, भले ही नेग्लिजिबल अमाउंट में क्यों ना बदले। ठीक है, जैसे एक रबर की बॉल है, अब नीचे कहीं पर उसको फिक्स कर दिया, ऊपर से हम प्रेशर उस पर लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, प्रेशर। तो हम प्रेशर लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं उस पर और वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा फोर्स उस बॉडी के को डिफॉर्म कर देगा। अब बॉडी को उसने डिफॉर्म कर दिया, तो जो बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो वो कौन सा फोर्स हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स, डीएफ। ठीक है, तो अचानक ही जैसे ही हम अगर उस पर फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो बॉडी कंप्लीटली इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है, तो उसके अंदर एक और फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स 3rd लॉ को फॉलो करते हुए होता है, क्योंकि जो हमने फोर्स लगाया वो एक्शन हो गई। ठीक है ना, और यहाँ पर मटेरियल के अनुसार अंदर से बाहर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा, रिएक्शन लगा। ठीक है, अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, हालांकि आइडियल केस में ही मान सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक, अदरवाइज प्रैक्टिकली तो ये जो बॉडी है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती कोई भी। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा उतने ही इक्वल अमाउंट में बाहर की डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसलिए बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को फिर से रीगेन कर लेगी उस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर देंगे, हटा लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के या मटेरियल के इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या हुई, इलास्टिसिटी क्या हुआ, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स, आप देख सकते हैं इसमें व्हेन, अब अपने नोट्स में जो कुछ लिखा है वही सब स्क्रीन पे आएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स डीएफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जिससे कि हम याद रखने में आसानी होगी। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड देन अ रिएक्शनरी फोर्स डेवलप्स विद इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड क्या, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी डीएफ और आरएफ। एक हो गया डीएफ, डीएफ को क्या कहते हैं,
डिफॉर्मिंग फोर्स और डेवलप हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन द डीएफ इज रिमूव्ड, हमने हटा लिया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो क्या होगा, बॉडी क्विकली रीस्टोर्स द ओरिजिनलिटी। दिस रीगेनिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर डीएफ हटा लें और डीएफ हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप को या साइज को रीगेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, या नेग्लिजिबल कर पा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। तो दो बॉडीज हुई, एक हुई कौन सी, इलास्टिक बॉडी, और दूसरी हुई प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे डॉफ गुथा हुआ आटा, या जो है अपन कह सकते हैं वेट चाइना क्ले और सोप, ये प्लास्टिक कोई होता है, ठीक है, कोल तार है, वैक्स है, ये सब क्या है, ये नियरली प्लास्टिक बॉडी है। प्लास्टिक मतलब जिसको फोर्स लगा दो टूट जाएगा या डिफॉर्म हो जाएगा, वापस दोबारा नहीं आएगा ना। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटा लें तो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करेगा, तो उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। इंपॉर्टेंट टर्म मतलब जो हमें इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी न्यूमेरिकल के लिए, उनको एक एक करके ध्यान से समझते हैं। एक होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे, तो अंदर से क्या प्रोड्यूस हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स, और दोनों बराबर हैं अगर इलास्टिक बॉडी है तो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जितना डेवलप हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो रीस्टोरिंग फोर्स की जगह हम चाहें तो डीएफ भी लिख सकते, तो डिफॉर्मिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखिए यहां पर हमने एक सिलेंडर लिया, आप समझने के लिए रबर का सिलेंडर मान लो, लेकिन इलास्टिक बॉडी है तो स्टील का मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम जैसे स्टील पे अगर फोर्स लगाएंगे तो आप कहोगे वो दबेगा ही नहीं, लेकिन वो भी दबेगा, वो भी डिफॉर्म होगा नेग्लिजिबल अमाउंट में, ठीक है, और छोड़ देंगे तो फिर अपने आप तुरंत ही वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो थोड़ा फील करने के लिए अपन स्पंज मान लेते हैं, रबर मान लेते हैं। तो हमने इस सिलेंडर को ऊपर से नीचे दबाया, ऊपर से नीचे दबाया, तो ये क्या बन गया, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये यहां थोड़ा दब गया। अब इसके अंदर जिधर डिफॉर्मिंग फोर्स था उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो ये कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ये वेट करेगा कि जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वो तुरंत ही अपनी ओरिजिनल शेप में इस ऑब्जेक्ट को ला देगा। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इस एरिया पर लग रहा है, यूनिट एरिया पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं क्या, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, टीसीएस। ये छोटे छोटे लिखे गए शॉर्ट फॉर्म, आप इनको समझ रहे ना, टीसीएस, फिर आप नहीं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मान लो, है ना, कंपनी है ना एक। तो इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ टीसीएस, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। ये ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, यूनिट एरिया पर कितना लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है। अब स्ट्रेस जो है दो तरह का होता है। आप फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पर, इसके बेसिस पर स्ट्रेस को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअली आप देख पा रहे होगे कि ये जो फोर्स अपॉन एरिया, ये तो आप कहोगे तो प्रेशर है, प्रेशर ही तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस में थोड़ा डिफरेंस है। प्रेशर में फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, लेकिन स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर भी लग सकता है और उसके पैरेलल भी लग सकता है, सरफेस के टेंजेंशियल भी लग सकता है, सरफेस के पैरेलल भी लग सकता है। ठीक है। इसीलिए जब हम सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और जब हम पैरेलल फोर्स लगाएं सरफेस के, उसको डिफॉर्म करने के लिए किसी बॉडी को पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं सरफेस के, यानी ऊपर वाली सरफेस को पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तभी तो डिफॉर्म हो जाएगी, तो उसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल,
तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये हो गया स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। और फिर हम स्ट्रेस के टाइप्स देखें, तो स्ट्रेस के टाइप्स में पहला कौन सा आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ, यही ऊपर वाला जो था वही डायग्राम था नॉर्मल स्ट्रेस का। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कैसा होता है नॉर्मल में, नॉर्मल स्ट्रेस में, नॉर्मल टू द टीसीएस, यानी जो एरिया होता है इस एरिया के परपेंडिकुलर ही क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इट चेंजेस लेंथ, रेडियस, एरिया ऑफ टीसीएस। हाँ, यहां पर क्या चेंज करेगा, ये लेंथ को चेंज कर देगा। मान लो ये है, इसको इधर छत से बांध दिया, इधर से खींचा पकड़ के नॉर्मल फोर्स लगाया, तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कर देगा। लेंथ इंक्रीज होगी तो इसकी जो रेडियस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वायर थिन हो जाएगा, ठीक है। और एरिया भी चेंज हो गया इसका। तो ये जो है लेंथ, रेडियस और एरिया ऑफ टीसीएस चेंज करता है। वॉल्यूम भी चेंज कर देता है, क्योंकि अगर चेंज हुआ तो वॉल्यूम में भी थोड़ा चेंज आएगा। डिस्क के केस में थिकनेस इसकी अफेक्टेड होती है। अगर डिस्क है, जैसे मान लीजिए रॉड नहीं है, डिस्क है, तो डिस्क पर नॉर्मल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसकी थिकनेस बढ़ेगी। कंप्रेस करोगे उसको तो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी नॉर्मल स्ट्रेस भी फिर दो तरह के होते हैं, वो लिखा नहीं है लेकिन जनरल है, अपन समझते हैं उसको। जैसे अगर मैं इसको खींचूं तो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। कंप्रेस कर दूं फोर्स लगा के तो क्या होगा, इसकी लेंथ कम हो गई, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, ठीक है, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस में भी फिर दो होते हैं, एक तो लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी तो टेंसाइल और कम होगी तो कंप्रेसिव। ये अंडरस्टूड है, आप लिखना चाहो तो इस नोट्स में यहीं पास में लिख सकते हो। इसके भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा क्या होगा, बोलो, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब टेंसाइल मतलब खींचना, तानना, तानने से बना है टेंसाइल, तो लेंथ बढ़ेगी, सिंपल। कंप्रेस करेंगे तो लेंथ कम होगी, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसके बाद आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये वही सिलेंडर था अपना ऐसे, और इसकी ये नीचे वाली जो सरफेस है इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको हमने यहां पर फिक्स कर दिया, यानी इसको हम मूव नहीं करा रहे हैं। जैसे मान लो ये बॉटल है और बॉटल की नीचे की सरफेस को यहां पर फिक्स कर दूं और ऊपर वाली सरफेस पर इधर फोर्स लगाऊं पैरेलल से, तो ऐसे टिल्ट हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहां पर ये इसको फिक्स कर दूं और ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स। तो क्या होगा, ये सिलेंडर थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले सरफेस को हमने क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है। तो ये ए पॉइंट सपोज यहां था ओरिजिनली, और ये ए डैश पर आ गया, तो ये हो गया यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट। ये ऊपर वाले जो टीसीएस है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। पैरेलल फोर्स लगाने पर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स जहां लगाओगे वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट ए डैश पर आ गया। अब ये उसका ओरिजिनल लाइन थी, ये वाली, ये लाइन अब चूंकि ए डैश पर पहुंच गई तो लगभग ऐसा हो जाएगा। तो एंगल बना ये कितना, थीटा या फाई, ठीक है। तो इस केस में टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, वही फोर्स, चाहे डीएफ लिखो या आरएफ लिखो एक ही बात है इलास्टिसिटी में। तो यहां कंडीशन यही है टेंजेंशियल में कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो इस सरफेस एरिया के टीसीएस के पैरेलल होता है, या उसको कहते हैं टेंजेंशियल होता है, ठीक है। इट चेंजेस शेप, ये केवल शेप चेंज कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, ये ध्यान रखना। टेंजेंशियल स्ट्रेस शेप चेंज करता है, उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, राइट। तो ये हो गया वही फोर्स अपॉन एरिया,
रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, इसमें भी क्या बन जाएगा, स्ट्रेस। लेकिन ये स्ट्रेस कौन सी होगी, टेंजेंशियल। तो मेरे ख्याल से ये दोनों समझ में आ गए। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखें। अब आएगा स्ट्रेन। ये दो ही टाइप के थे, कौन कौन से थे बोलो? नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल में सिंपल परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है और टेंजेंशियल में सिंपल पैरेलल फोर्स लगाना है। अच्छा, फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? प्रेशर के बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं और या पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वांटिटी आएगी जो कि हमें इस चैप्टर में बार बार यूज होगी, स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, या कहें हम एक तरीके से डिफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट। तो जब बॉडी डिफॉर्म होती है तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। डायमेंशन चेंज होने का मतलब, जैसे अगर मान लो क्यूबॉइड बॉडी है तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, विड्थ चेंज हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी। तो मतलब, और अगर कोई एक वायर है उसको पुल कर रहे हैं नीचे, तो उसकी लेंथ में चेंज हो जाएगा, उसकी रेडियस में चेंज हो जाएगी कि नहीं। और अगर कोई अच्छा खासा स्फेयर है, चारों तरफ से प्रेशर लगाया जाए, इन ऑल अराउंड प्रेशर लगाया जाए, तो उसका वॉल्यूम कम हो सकता है और खींचा जाए तो बढ़ सकता है। मतलब वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है और लेंथ में भी चेंज हो रहा है, रेडियस में भी चेंज हो रहा है। लेंथ रेडियस में चेंज जो होगा उसी के हिसाब से एरिया में चेंज होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन सिंपल सी बात है, स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब स्ट्रेन क्या होता है कि इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन जैसे मैंने तीन तरह के बताए, लेंथ में चेंज हो सकता है और वॉल्यूम में चेंज हो सकता है और एरिया में वो रेडियस के हिसाब से रेडियस में चेंज हो सकता है। तो हम यहां लेंगे एक तो लेंथ में चेंज, एक लेंगे रेडियस में चेंज, दूसरा तीसरा लेंगे वॉल्यूम में चेंज, और चौथा जब शेप में चेंज हो जाए, शेप में चेंज होने का मतलब वायर है या सिलेंडर है, उसकी लेंथ वही रहे, उसका रेडियस वही रहे, लेकिन वो ऊपर से टिल्ट हो जाए, टेढ़ा हो गया। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं शियरिंग। शियर मतलब टेढ़ा होना, शेयर शेप चेंज होना, शेयर मतलब शेप चेंज होना। तो उसी के बेसिस पर चार तरह की स्ट्रेन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन की डेफिनेशन रो से डिनोट कर सकते हो स्ट्रेन को, द चेंज इन सम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस टू द सेम ओरिजिनल डायमेंशन। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन सम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है उसका ओरिजिनल डायमेंशन के साथ रेशो ले लिया जाए तो इसको क्या बोलते हो, इसको स्ट्रेन बोलते हो। अब स्ट्रेन चार तरह की है। एक होती है लीनियर, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं या लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। लीनियर स्ट्रेन यानी लीनियर मतलब लाइन, लेंथ, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब भी लेंथ। तो अगर हम ऐसा करें कि यहां पर एक वायर ले लें, छत से लटका दें और इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स डाउनवर्ड लगाएं ऐसे, तो फोर्स लगाने पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा। तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, कितना, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल। तो लेंथ में ही एप्रिसिएबल चेंज हुआ, रेडियस तो कम चेंज होगी अगर पतला वायर है तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी और वो कितनी आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, इसकी यूनिट होगी क्या, नो यूनिट, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर भी लेंथ ही है, चेंज इन लेंथ, उसकी मीटर आएगी, नीचे भी लेंथ है, मीटर अपॉन मीटर कट गया, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। डायमेंशन भी नहीं होगी, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन।
ठीक है। अब आ जाओ वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेन। वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वॉल्यूम का दूसरा वर्ड है बल्क। बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होती है? सिंपल, आप समझ गए होगे अब, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये मेरे पास जैसे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, आप स्पंज मान सकते हैं, और इस पर सब तरह से इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इसको मैं कंप्रेस करने के लिए कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स से प्रेशर बना, मतलब मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं बाहर से। तो ये जो है इसकी साइज चेंज हो जाएगा और ये चेंज इन वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है और इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखना। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेन या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब एक बात और होती है, एक थर्ड आता है लेटरल, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन। लेटरल और ट्रांसवर्स। लेटरल और ट्रांसवर्स का मतलब है कि जब किसी वायर को पुल कर रहे होते हैं तो लेंथ में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे कौन सी स्ट्रेन बनी? लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन बनी, लेकिन उसकी रेडियस में भी चेंज आ रहा है। रेडियस कम हो जाएगी, तार पतला हो जाएगा, तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस क्या होगा? ट्रांसवर्स और लेटरल स्ट्रेन। ये बात समझ आई? चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। आप देखेंगे यहां पर, जैसे मैं अगर एक वायर बना दूं, थोड़ा थिक वायर समझने के लिए, ये थिक वायर है और इसको पुल किया तो ये वायर थोड़ा थिन हो गया, तो इसकी लेंथ में भी इंक्रीमेंट हुआ। ये ओरिजिनल लेंथ थी, साथ साथ ये उसकी रेडियस थी ओरिजिनल, और ये रेडियस सपोज स्मॉल आर हो गई, तो रेडियस में भी तो चेंज आया, डेल्टा आर। ये जो चेंज आएगा रेडियस में, डेल्टा आर होगा चेंज। तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, इसको क्या बोलेंगे? लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती और कोई भी डायमेंशन भी नहीं है। क्लियर? पढ़ते रहना, अभी मैं पूछूंगा सबसे एक एक, इसीलिए सबसे पहले नोट्स दे दिए थे मैंने कि एक रीडिंग आप लगा लो, फिर एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर उसके बाद आपसे सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट पूछता हूं, तभी जाके न्यूमेरिकल पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग का मतलब होता है शेप चेंज होना, टू चेंज शेप। शेप को चेंज करना मतलब शियरिंग का मतलब ही है शेप चेंज होना। तो शियरिंग स्ट्रेन, जैसा कि हमने देखा भी था, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट बना दूं मैं आपको। मान लो एक मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, 2D मैं ले रहा हूं, एक सरफेस यहां पर बना रहा हूं, और ये A, B, C और D। अब अगर मैं यहां पर, आप ध्यान दीजिए कि ये नीचे वाली जो सरफेस है इसको फिक्स कर दूं, इसको मूव नहीं करने दूं, और ऊपर वाले सरफेस AB पर इस AB के टेंजेंशियल पैरेलल एक फोर्स एक्सर्ट करूं, तो ये ऊपर वाली सरफेस को थोड़ा डिस्प्लेस कर देगा। A पॉइंट आ जाएगा सपोज यहां पर A' पर, और B आ गया यहां B' पर। इसको मूव करने नहीं दिया, तो इसकी शेप ये चेंज हो गई कि नहीं? बताओ, इसकी शेप इस तरह से ये चेंज हो जाएगी। जो ऐसा था टिल्ट हो गया, कितने एंगल से टिल्ट हुआ? सपोज फाई एंगल से या थीटा एंगल से, ठीक है। A से A' तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, इसको डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एल मान लो या जो है x मान लो, जो भी लिखा था। और ये दोनों सरफेस, 2 सरफेस जिनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया है, दोनों सरफेस के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो शियरिंग स्ट्रेन फाई इक्वल टू होता है, आप देखिए यहां से ले लें, फाई इक्वल टू क्या होगा? एक सिंपल तरीका है, tan थीटा ले सकते हैं, ये यहां पर फाई ले सकते हैं, ये x अपॉन h। फाई इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कौन? x और हाइट कौन? ये हो गया।
अच्छा, इसको tan थीटा भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसी को हम tan फाई भी बोल सकते हैं। तो फाई बोलो या tan फाई बोलो एक ही बात है, क्योंकि फाई जो है वो इट इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जब बहुत बहुत छोटा होता है ना तो tan फाई अप्रॉक्स इक्वल टू फाई ही होता है, यानी tan थीटा और थीटा आपस में अप्रॉक्स बराबर ही होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। शेयरिंग स्ट्रेन में शेप चेंज होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और शेयरिंग स्ट्रेन फाई इक्वल टू एक्स बाई एच। एक्स है डिस्प्लेसमेंट और एच क्या है, दो जो सरफेस हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए अगला एक और छोटा सा टॉपिक है, इलास्टिक लिमिट। ये क्या होती है इसको देखते हैं। इलास्टिक लिमिट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिमिट, लिमिट, इलास्टिक लिमिट, EL, इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस नॉट टू क्रिएट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हैं तो उससे स्ट्रेस बन रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस हटा लो तो फिर बॉडी क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगी, अपनी ओरिजिनलिटी को गेन कर लेगी। ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस और बढ़ाओ फिर छोड़ दो तो फिर से आ जाएगी अपनी ओरिजिनल शेप में। क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा? नहीं, एक लिमिट तक ही तो होगा ना। बढ़ाते 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 उस मटेरियल के बेसिस पर, किस मटेरियल की वो बॉडी बनी है उसके बेसिस पर वो मैक्सिमम स्ट्रेस उस पर अप्लाई करें और उसके बाद उसको छोड़ दें तो फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए। उसके बाद जरा सा भी अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया और फिर स्ट्रेस को छोड़ा तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। हो सकता है थोड़ी सी आ जाए, आने की कोशिश करें, लेकिन जो ओरिजिनलिटी थी उस वो नहीं मिल पाएगी। तो वही है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस नॉट टू क्रिएट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता, इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट मान लीजिए 50 पास्कल है, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 50 पास्कल तक तो क्या होगा, आप 1 पास्कल, 2 पास्कल, 50 पास्कल तक आप उस पर स्ट्रेस लगा दो और फिर स्ट्रेस हटा दो तो अपनी वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही 50.0001 भी लगाया तो उसके बाद फिर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगी। तो इसकी इलास्टिक लिमिट कितनी हो गई, 50 पास्कल या 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इलास्टिक लिमिट वास्तव में क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। होता तो स्ट्रेस ही है ना, लेकिन वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो किसी बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक होता है FB, ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, ये मिनिमम फोर्स होता है, मिनिमम फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स। इसमें देखो इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम और ब्रेकिंग फोर्स मिनिमम, तो ये वो मिनिमम फोर्स होता है, इट इज द मिनिमम फोर्स जस्ट टू ब्रेक द स्पेसिमेन। कोई सैंपल है हमारे पास,
उसको फोर्स लगा के ब्रेक करना है, तो वो मिनिमम फोर्स जिस पर वो टूट जाएगा, उससे ज़्यादा पे तो टूटेगा ही। एक तार है, मान लो खींचते चले आ रहे हैं फोर्स लगा के, और वो 10 न्यूटन पे फोर्स टूट जाता है 10 न्यूटन पर, तो 10 न्यूटन क्या हुआ, वो मिनिमम फोर्स हो गया। उसी को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग फोर्स बोलेंगे 10 न्यूटन। 10 से ज़्यादा लगाओगे तो एक झटके में टूट जाएगा, 12 लगाओगे और टूट जाएगा, लेकिन वो मिनिमम फोर्स जिस पर वायर ब्रेक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो करता है मटेरियल की नेचर पर। जैसे रबर का वायर है, स्टील का वायर है, तो रबर का वायर जल्दी टूटेगा, कम फोर्स पर भी टूट जाएगा। स्टील के वायर को तोड़ने के लिए उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो स्टील वायर का ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा है, रबर का कम होगा। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ टीसीएस पे भी डिपेंड करता है। मतलब तार पतला है कि मोटा है, पतला तार जल्दी टूट जाएगा, और उसी मटेरियल का मोटा तार हो तो वो उसके लिए ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स जो है एफ बी सफिक्स में है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, वायर का एरिया बढ़ा दोगे, मोटा कर दोगे वायर को, मटेरियल वही है, तो ब्रेकिंग फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे, इसको नोट कर लेना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, अंडरलाइन कर लेना, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे तो करता है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे 1 मीटर लेंथ के वायर को तोड़ना चाहें छत से लटका के, या 1 सेंटीमीटर के वायर को तोड़ना चाहें, अगर उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है तो सेम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उनका ब्रेकिंग फोर्स कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस सिंपल है, ये ब्रेकिंग फोर्स में एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, स्ट्रेस बन गया, तो वो क्या बन गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसी को और क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना वो वायर फोर्स को, मैक्सिमम फोर्स को सहन कर सकता है, उसके बाद टूट जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई ना, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, कितने मैक्सिमम स्ट्रेस को सहन कर सकता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हुआ, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस पर वायर टूट जाता है, तो वो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इट इज द मिनिमम स्ट्रेस टू ब्रेक अ स्पेसिमेन। जैसे वो ब्रेकिंग फोर्स क्या था, वो मिनिमम फोर्स जिस पर वायर टूट जाए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगी, वो मिनिमम स्ट्रेस जिस पर वायर टूट जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये डिपेंड करेगी मटेरियल और टेम्परेचर पर, ये मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया आता है ना, स्ट्रेस। फोर्स अगर एरिया पे डिपेंड कर रहा है और डिवाइड कर दो एरिया से, एरिया एरिया कट गया। वो था, देखा था कि नहीं, एफ डायरेक्टली ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पर। अब लेकिन स्ट्रेस में तो एरिया से डिवाइड करते हैं, तो ये एरिया तो कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब ब्रेकिंग फोर्स, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, यही आएंगे इसमें इस चैप्टर में। पूरा पता चला अपन ने बड़े बड़े 2-2 पेज के न्यूमेरिकल कर लिए और आ गया कौन किस पर डिपेंड करता है। तो अब चारों में देख रहे हैं तो सब एक जैसे दिख रहे हैं है ना, तो इन पे ध्यान दो। मिनिमम स्ट्रेस टू ब्रेक अ स्पेसिमेन, यानी वो मिनिमम फोर्स है, ये मिनिमम स्ट्रेस है, एक ही बात, केवल बस एरिया का फर्क है। वो एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये केवल मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सीधा रीजन है क्योंकि वहां ब्रेकिंग फोर्स में, ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया था, और इसमें स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एरिया तो कैंसिल हो गया, मतलब वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यही लिखा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। लेंथ पे भी तो फोर्स भी डिपेंड नहीं कर रहा था, तो ये कैसे डिपेंड करेगा। जो फोर्स जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा
उस पर स्ट्रेस भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेस में फोर्स आता है, तो फोर्स लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो ये भी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इट हैज बीन फाउंड दैट, और ये पाया गया है प्रैक्टिकली कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो इलास्टिक लिमिट का लगभग 3 गुना होता है, लगभग 3 गुना। मतलब जैसे किसी वायर की इलास्टिक लिमिट 10 पास्कल है, यानी 10 पास्कल तक इलास्टिक लिमिट है। इसका मतलब क्या है, 10 पास्कल पे वो टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? 10 पास्कल पे टूटेगा नहीं, 10 पास्कल तक उसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। 10 पास्कल के बाद और प्रेशर लगाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, साइज में नहीं आएगी, बस यही है। और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है उस पर टूट जाता है वायर। तो क्या जैसे 10 पास्कल किसी की इलास्टिक लिमिट है, तो उस पर हम लगभग और कितना फोर्स लगा सकते हैं कि वो टूटे ना? तो लगभग 3 गुना। ठीक है, तो 10 पास्कल है तो हम 30 पास्कल तक उस पर फोर्स लगा सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, 30 के बाद वो टूट जाएगा। तो जो यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट की अप्रॉक्स 3 गुनी होती है। एग्जैक्ट 3 गुनी नहीं, किसी में कुछ कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अप्रॉक्स 3 टाइम्स। अब आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ तो हुक ये कहते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट विद इन इलास्टिक लिमिट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट अगर हम विद इन इलास्टिक लिमिट कर रहे हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि हम एक वायर ले लिए, वायर पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के फोर्स को हटा लिया, बॉडी फिर क्या आ गई, अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। और ऐसा कब तक आती है, इलास्टिक लिमिट तक आती है। मान लो किसी की इलास्टिक लिमिट वही अपन मान लेते हैं कि 10 पास्कल है, तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 10 पास्कल तक कर रहे हैं। पहले 1 पास्कल फोर्स प्रेशर लगाया, फिर 2, 3, 4 ऐसे हमने 10 तक लगाया। और फिर 10 के बाद भी अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रेस होती है वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्ट्रेन के। कब तक, वो 10 पास्कल तक, इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन नहीं होती। ठीक है, अब एक क्वांटिटी जब सीधे सीधे दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ओरिजिन से पास हो जाएगा, होगा, यही होता है। तो हुक्स लॉ यही है, हुक्स लॉ में कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कब, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद नहीं होता। तो स्ट्रेस को हमने क्या माना, एस, सिंबल एस दिया था, और स्ट्रेन को रो। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, रो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ई, यहां पर कांस्टेंट आता है ई। ये जो ई है, ई इक्वल टू एस बाई रो हो जाएगा, ये पास्कल है। ठीक है, ई इक्वल टू एस बाई रो पास्कल, और ई को कहते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2। ठीक है, ये डायमेंशन में हमने सीखा था, और इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्या होता है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ई सिंबल आया है ये डिफरेंट डिफरेंट डिफॉर्मेशन के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग नाम होंगे। क्योंकि डिफॉर्मेशन तो हो सकता है कि उसकी लेंथ में ही चेंज हो अकेला, डिफॉर्मेशन उसके रेडियस में चेंज हो सकता है, डिफॉर्मेशन उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, डिफॉर्मेशन शेयरिंग वाला हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। तो डिफॉर्मिंग किस तरह का हो रहा है उसके बेसिस पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट
टाइप होते हैं, इसलिए उनका जो सिंबल है वो ई की जगह पर कुछ और आ सकता है। फॉर्मूला सब में सेम लगेगा। अच्छी बात यह है कि एक ही फॉर्मूला है, ई इक्वल टू एस बाई रो, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही फॉर्मूला है। बस स्ट्रेस अलग होगी, स्ट्रेन अलग होगी, अलग अलग डिफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो वही बात लिखी है कि सिंबल एंड नेम्स ऑफ ई चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मान लो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे ये मेरे पास एक एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ का ये वायर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। इस पर नीचे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हमने, ये देखो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, ये इसको पुल किया तो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल। तो ये जो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये नोट्स में करेक्ट कर लेना, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, ये क्या होगा, कौन सी स्ट्रेन होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल द एक्सटेंशन ऑफ वायर और कंप्रेशन ऑफ रॉड, या तो वायर को एक्सटेंड करें या कंप्रेस करें, तो किस में चेंज आ रहा है, लेंथ में ही चेंज आ रहा है। और जब लेंथ में चेंज आएगा तो रो इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल्टा एल अपॉन एल। ये कौन सी स्ट्रेन हुई, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां पर आप बता सकते हो मुझे स्ट्रेस अगर मैं लूं तो क्या ले सकता हूं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन को अगर मैं लूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी होगी, डेल्टा एल अपॉन एल। हुक्स क्या कहते हैं, बाय हुक्स लॉ, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर यहां पर एक दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, यंग कहते हैं कि इसकी डिस्कवरी मैं कर रहा हूं, इसलिए मेरे नाम से कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, डिस्कवरी क्या, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया यंग ने, तो उन्होंने कहा अब मेरे नाम से आना चाहिए, तो ई को हटा दो और ई की जगह मेरा नाम लिखो वाई। तो बाई आ गया, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है वही ई लेकिन नेम आ गया यंग का, तो वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कौन है, ये एफ अपॉन एरिया, लेंथ कौन, ये नीचे स्ट्रेन कौन सी है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यंग मॉडुलस बना एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब अगर इस वायर पर मैं फोर्स, यहां पर एक कोई मास लटका देता तो वेट कितना बनता उसका, mg। ठीक है, तो यहां f की जगह हम लिख सकते थे कितना, mg l डिवाइड बाय एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसका, तो r रेडियस है तो क्या हो जाती, पाई आर स्क्वायर, और ये डेल्टा एल। तो एक फार्मूला और बन गया यंग मॉडुलस का, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये m क्या है, किसका, जो सस्पेंडेड है, वायर का मास नहीं है ये m वायर का मास नहीं है, वायर पर जो मास हमने सस्पेंड किया है उसका है। ठीक है, मिटा दूं, अब देखिए अगला, देखो जो अभी हमने किया वही लिखा है, E इज रिप्लेस्ड बाय Y विच इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड ओनली। देखो लेंथ में चेंज कर रहे हैं तो सॉलिड में ही हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये केवल सॉलिड के लिए है, यंग मॉडुलस ध्यान दीजिएगा ये सॉलिड के लिए होता है, इनको अंडरलाइन कर लिया करो, सॉलिड के लिए होता है।
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस F/A थी और लीनियर स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L थी, तो FL/A डेल्टा L पास्कल आया था। फॉर ए वायर ऑफ सर्कुलर TCS एंड बाउंडेड विद लोडेड विद मास m, देन फार्मूला मॉडिफाई टू mgl/πr² डेल्टा L पास्कल। अब इसके कुछ ऑर्डर अपने को देख लेने चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में हालांकि क्वेश्चन में देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, इंग्लिश में तो कोई समस्या नहीं है, अंग्रेजी हिंदी में ट्रांसलेशन में कई बार गलती हो जाती है पेपर में। तो हिंदी वालों को जरूर मैं कहता हूं कि इनके ऑर्डर आप याद कर लो। वो इसलिए क्योंकि इस बार भी नीट में एक हुआ कि एक क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट का था और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंग्लिश में पूछा था और हिंदी में केवल उसमें विद्युत धारा लिखी थी। तो एम्पलीट्यूड का हिंदी में ट्रांसलेशन धारा का आयाम होता है। तो अब अकेली धारा अगर लिखी हो, अकेला करंट लिखा हो, तो फिर बच्चे के पास ऑप्शन होता है, एसी में पढ़ेंगे आप, दो करंट निकलती हैं, या तो आरएमएस करंट या एम्पलीट्यूड करंट। तो अगर हिंदी में केवल धारा लिखा है तो फिर वो दो निकालेगा, या तो आरएमएस निकालेगा या जो है मैक्सिमम निकालेगा। और दोनों ऑप्शन में थे, तो जिन्होंने आईआरएमएस लगाया उनका गलत हो गया और जिन्होंने मैक्सिमम लगाया हिंदी में उनका सही हो गया, क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम लिखा हुआ था एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभी 22 बच्चों ने इंडिया भर के सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी 3 IITian की, जो IITian प्रोफेसर होते हैं, IIT गुवाहाटी, कानपुर वगैरह से, कि आप बताओ ट्रांसलेशन सही है कि नहीं है। अब वो जो कमेटी थी वो भी उन्हीं की है, गवर्नमेंट की। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, धारा का मतलब कुछ नहीं कहा जाए तो एम्पलीट्यूड ही होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें तो फिजिक्स आती नहीं, ये 3 बड़े बड़े IITian बोल रहे हैं तो मतलब सही है, और हमें थोड़ी ना फिजिक्स सीखनी है। तो उन्होंने केस पूरे 22 के 22 बच्चों के सारे रिजेक्ट कर दिए। अब रिजल्ट, अब आप काउंसलिंग कर सकते हैं। नहीं, 1 महीने काउंसलिंग लेट हो गई इसी एक क्वेश्चन के चक्कर में। अब जो है काउंसलिंग की डेट, वो जो है काउंसलिंग शुरू हो रही है, रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। तो इंग्लिश में, अच्छा एक बार और सुन लो, आप अगर उसका वो देखेंगे प्रॉस्पेक्टस, तो NTA स्पष्ट लिखता है कि अगर कोई विवाद की स्थिति होती है किसी क्वेश्चन में तो केवल और केवल इंग्लिश का ही सही माना जाएगा। अब हिंदी माध्यम वाला बच्चा इंग्लिश के सारे क्वेश्चन पढ़े फिर हिंदी के पढ़े, ऐसा संभव नहीं है। एक ही पेपर 3 घंटे में एक लैंग्वेज में पढ़ना मुश्किल होता है, सारे कैसे पढ़ेगा दोनों लैंग्वेज में? आपको कैसे पता कन्फ्यूजन है? आपको कैसे पता गलत छपा है? ये उसमें लिखा रहता है कि ये वाले में कन्फ्यूजन होगा, इसको ये तो सही सलाह दे रहा है, जिसमें कन्फ्यूजन है वो पढ़ ले। हम तो सॉल्व करते चले आ रहे हैं, हमें क्या पता, वो तो बाद में पता चलता है जब घर आ जाते हैं कि इंग्लिश में ये लिखा था, हिंदी में ये लिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बता रहा हूं, जैसे मोस्ट ऑफ दी सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं उनका यंग मॉडुलस 10⁻11 से मेटल के केस में सॉलिड मेटल्स जो होते हैं 10⁻10 से 10⁻11 ऑर्डर का होता है। अब मान लो थोड़ा बहुत तो चलता है, अगर मान लीजिए हिंदी में लिख दिया कि एक स्टील है उसका यंग मॉडुलस है 2.1 10⁻−11, तो मतलब बिल्कुल गलत होगा, -11 हो ही नहीं सकता। ऑर्डर ही उसका 10⁻10 से 10⁻11 है। तो फिर हिंदी मीडियम के बच्चों को सलाह देते हैं कि तुरंत देखो इंग्लिश में, क्योंकि आपको जब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो 10⁻11 पास्कल आया और अपन ने ऑर्डर लिखा था 10 से 11 तक होता है, पॉजिटिव पावर होती है, नेगेटिव हो नहीं सकती। जैसे जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में गलती से +11 लिख दी जाए तो तुरंत दिमाग में आएगा +11 तो होती नहीं है, या तो गलत छपी है, तो फिर इंग्लिश देखो। तो आपको तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी ये ऑर्डर मैंने इसीलिए लिख दिए। मोस्ट ऑफ दी सॉलिड मेटल्स Y की वैल्यू इस ऑर्डर में आती है और जो नॉन मेटल्स की होती है वो 6 to 8 आती है। ठीक है, अब बात करते हैं 1/y। 1/y, और कई बार ये तो खैर नीट छोटा सा एग्जाम है, नीट है, जेई है, IAS वाले एग्जाम में भी जब
हिंदी माध्यम का पेपर हुआ था, होते हैं, अब तो होते रहे, तो उसमें भी गलतियां कर देते हैं। और उसमें जैसे अब क्या होता है कि जो पेपर बनाते हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, अब हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, तो वो गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो एक पेपर, एक मुझे किसी ने बताया कि हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा था, एक कोई अच्छे कोई साइंटिस्ट थे या पता नहीं कोई विचारक थे, उनके बारे में लिखना था। उनका नाम था डॉक्टर हुकुमचंद जैन। तो उनको जो है उनको बारे में लिखना था। अब हिंदी इंग्लिश में तो हुकुमचंद जैन ही लिखा, और हिंदी में ट्रांसलेट क्या हुआ, डॉक्टर हाईकोर्ट जैन। अब आप देखो गूगल पे HC का, अभी भी आप H और C डालोगे तो हुकुमचंद नहीं बताएगा, वो हाईकोर्ट ही बताएगा ट्रांसलेशन। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो 1/बाई, अब देखो इसका उल्टा, 1/बाई, 1/बाई किसका, रेसिप्रोकल ऑफ यंग मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ यंग मॉडुलस। इसको कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ यंग मॉडुलस क्या कहते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी। ये 1/बाई होता है। और अब इसको छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि एक्सटेंसिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी की यूनिट क्या है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यूनिट जो 1/y की थी, जो y की थी उसका उल्टा करना है। y की या तो अपन पर पास्कल ले लो, क्योंकि y यंग मॉडुलस है तो उसकी पास्कल थी, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो उल्टा कर दो मीटर स्क्वायर पर। ठीक है। अब आता है दूसरा, ये पहला हो गया जिसमें लेंथ की बात चल रही थी। अब डिफॉर्मेशन अगर वॉल्यूम में हो तो क्या होगा, देखो डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम और बल्क, बल्क का मतलब भी वॉल्यूम ही होता है। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन सबसे ज्यादा गैस में होता है, सबसे ज्यादा गैस में होगा। तो यहां पर देखते हैं, एक सिलेंडर ले लिया हमने यहां, और सिलेंडर के अंदर कोई गैस भर दी है, और इतने वॉल्यूम में गैस भरी है पहले, ये जो ऊपर वाला एरिया दिख रहा है ये, ठीक है, इतने वॉल्यूम में गैस भरी है। अब इस गैस ऊपर से हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया डेल्टा पी, क्योंकि जब ये ऊपर इस पिस्टन तक गैस भरी है तो इस पर प्रेशर ऑलरेडी है। कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे एक्सर्ट किया, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है डेल्टा पी। तो ये ध्यान दीजिएगा, डेल्टा पी क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया तो ये जो पिस्टन है वो नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आ गया तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया, इतना वॉल्यूम चेंज हो गया डेल्टा वी। तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, V माइनस डेल्टा वी, यही होगा। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है, रो कितनी है, बताओ। अब आप रो बताओ, सो कैसे बताओगे, रो क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं E की वैल्यू क्या होगी, ये हुक्स लॉ से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो पहले स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेस बताओ क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, और प्रेशर में ये प्रेशर लें या डेल्टा पी लें, डेल्टा पी, जो इसके वॉल्यूम में चेंज कर रहा है। तो स्ट्रेस यहां सीधे सीधे डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा, वो है वही फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो उसके वॉल्यूम में चेंज कर रहा है। ये बात क्लियर हुई। अब यहां पर हुक्स लॉ लगाएंगे तो E इक्वल टू क्या लगाना चाहिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन चूंकि इसमें डिफॉर्मेशन वॉल्यूम में हो रहा है इसलिए इसको एक नया सिंबल देते हैं K। कई जगह पर बीटा भी दे देते हैं, K ले देते हैं या बीटा भी दे देते हैं इसको, ठीक है। तो या तो K दे दो या बीटा। अब K इक्वल टू स्ट्रेस कितना हुआ, डेल्टा P अपॉन स्ट्रेन क्या हुई, डेल्टा V बाय V। इसमें एक बात और हो रही है कि जब हम
प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा। इसलिए इसको शो करने के लिए इसके आगे एक माइनस का साइन भी आता है। तो फॉर्मूला क्या बना, K इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, और इस V को ऊपर ले जाएं तो K इक्वल टू बन जाएगा, आप देखो हम V को ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो माइनस डेल्टा P V डिवाइड बाय डेल्टा V, ये आना चाहिए, यही आ रहा है, देखो जरा। तो माइनस डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V, आप याद यही रखना, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी बात को जो मैंने समझाया है, लिखा भी है, E इज रिप्लेस्ड बाय K, E को किससे रिप्लेस कर दो, K से, विच इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस और द वॉल्यूम इलास्टिसिटी। अब ये नया नाम क्या आ गया, बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूम इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या होगा बताओ? वही होगा पास्कल, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबकी सेम है, जितने भी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है सबके सेम है, ठीक है। तो E को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें K से, विच इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूम इलास्टिसिटी। इसको सबसे पहले मैक्सवेल ने डिफाइन किया था, मैक्सवेल, फर्स्ट डिफाइंड बाय मैक्सवेल। K only is appreciable for deformation in all state of matter। ये सभी स्टेट में एप्लीकेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा गैस में होता है। अब वही नॉर्मल स्ट्रेस S इक्वल टू डेल्टा P, अभी मैंने बताया, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाय V, सो दैट K इक्वल टू क्या बना, V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V पास्कल, और इसमें हम आगे माइनस साइन भी अपने नोट्स में लगा लेंगे, ठीक है, माइनस लगा लेना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है वो भी लिख लेना आप चाहे तो, या माइनस साइन क्या शो करता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब 1/K आया, इसका भी हम उल्टा करें, बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी होता है, क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। सो K is therefore sometimes called incompressibility। बल्क मॉड्यूलस या वॉल्यूम इलास्टिसिटी को कभी कभी क्या कह देते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इनकम्प्रेसिबिलिटी का उल्टा कंप्रेसिबिलिटी। तो 1/K को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल इनवर्स, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था उसका उल्टा कर दो, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। सॉलिड मेटल्स एंड ऑल लिक्विड्स, इनका जो ऑर्डर होता है वही 10⁻10 से 11 सॉलिड मेटल के लिए, ठीक है, और ऑल लिक्विड के लिए। नॉन मेटल और गैस के लिए कम होता है, 10⁶ से 10⁸ पास्कल तक होता है। और जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो गैसेस में ही सबसे ज्यादा ये यूज होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड और लिक्विड की यह विशेषता होती है कि अगर टेम्परेचर एक है, एक टेम्परेचर है, तो K की वैल्यू भी क्या होगी, एक ही होगी। अ सॉलिड एंड और ए लिक्विड हैज ओनली वन वैल्यू ऑफ K एट गिवन टेम्परेचर। जैसे एक मेरे पास स्टील है, स्टील का बॉल है, ठीक है, और अंदर से हॉलो है, उसको मैं मान लो कंप्रेस कर रहा हूं, या मेरे पास एक रबर बॉल है, या कोई बलून है उसको कंप्रेस कर रहा हूं, या सिलेंडर था पिस्टन लगा के उसको कंप्रेस कर रहे थे गैस को, गैस की जगह कोई सॉलिड अपन ले लें इसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर गैस की बात नहीं चल रही, पिस्टन के उसमें ब्लॉक के अंदर हमने भर दिया है सिलेंडर के अंदर लिक्विड कोई, और उसको कंप्रेस कर रहे हैं, गैस नहीं है अभी, तो एक लिक्विड एक सॉलिड, तो एक ही टेम्परेचर है, तो उसकी K की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आएगी। लेकिन गैस में क्या हो जाता है, एक गैस
ठीक है, टेम्परेचर भी एक, लेकिन उसकी स्टेट में जो चेंज है वो इनफाइनाइट तरीके से कर सकते हैं। स्टेट में चेंज इनफाइनाइट प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, तो इनफाइनाइट प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, तो बल्क मॉडुलस फॉर गैस, फॉर ए गिवन गैस एट सेम टेम्परेचर क्या हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। उन इनफाइनाइट में से दो मेन है, और वो है एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और एक है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब वहां पे कहते हैं कांस्टेंट हीट पर, ठीक है। तो वही बात लिखा है कि बट के ऑफ ए गैस एट गिवन टेम्परेचर हैज इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ड्यूरिंग एक्स्ट्रा प्रेशराइजेशन। आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, उस प्रोसेस पर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो एक गैस, एक टेम्परेचर, सब कुछ एक, लेकिन फिर भी प्रोसेस अगर अलग अलग है तो क्या होगी? उस प्रोसेस पर बेस होकर के क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट के आएंगे। उन इनफाइनाइट में से दो मेन है, कौन कौन से? कौन कौन से? सबसे पहला है टू स्पेसिफिक केसेस आर, पहला आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल वॉल्यूम इलास्टिसिटी। इसको देखें, आइसोथर्मल जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, आइसो सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो T इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। टेम्परेचर को यहां पर कांस्टेंट हमें मेंटेन करना है ड्यूरिंग एक्स्ट्रा प्रेशराइजेशन। तो यहां बॉयल्स लॉ यूज होता है। मैं यहां पर आपको बताता हूं इसको कैसे आता है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें हमने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, और इस पिस्टन को नीचे ला रहे हैं जिससे कि इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाए। तो ये यहां पर आ गया इसका वॉल्यूम, नया वॉल्यूम ये हो गया और पुराना ओरिजिनल वॉल्यूम ये था। चेंज कितना आया? डेल्टा वी का। और यहां नीचे हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया था, तभी तो प्रेशर बढ़ाने पर ये नीचे आया। लेकिन ये प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं तो पिस्टन नीचे आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, स्लो प्रोसेस में आ रहा है, झटके में नहीं आ रहा। और इतना स्लो आ रहा है तो आप तो इसको हवा भरने का पंप मान लो। साइकिल में टायर में हवा, ट्यूब में हवा भरने का पंप होता है ना, आजकल तो कंप्रेशर से भरती है, लेकिन पहले हाथ से मैनुअली भरते थे। तो वही पंप है, नीचे से बंद कर दिया, हवा निकल नहीं पाए, और पिस्टन को धीरे धीरे यहाँ तक ला रहे हैं। ये मान लो अगर 5 सेंटीमीटर नीचे आया तो समझ लो ये 5 साल में नीचे आया, इतना धीरे ला रहे हैं। तो हर समय रेस्ट में ही दिखेगा, ठीक है। धीरे धीरे अपन नीचे लाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि जितना टेम्परेचर अगर बढ़ भी रहा होगा नीचे आने से, उतना जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें रिलीज हो जाएगा, और इस तरीके से इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहेगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? यहां पर कांस्टेंट। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन कौन सा हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसी को बॉयल्स लॉ कहते हैं। और पीवी इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, यहां क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां पर आ गया आपके पास प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ये वॉल्यूम, ये जो है कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। अब इसमें क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही कैसे हैं? वेरिएबल हैं या कांस्टेंट है? इनमें से कोई? दोनों वेरिएबल हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम करोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मतलब दोनों ही वेरिएबल हैं। जब दोनों ही वेरिएबल हैं तो इनका मैं डिफरेंशियल करना चाहता हूं। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन से होगा। दो वेरिएबल का जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो पहला फंक्शन कौन? पी, कुछ नहीं किया। दूसरे का डिफरेंशियल डेल्टा वी। डिफरेंशियल मतलब डीवी या डेल्टा वी। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पता नहीं है, इसलिए डेल्टा वी लिख दिया बस।
प्लस सेकंड फंक्शन v, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डेल्टा p इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, यही हुआ। इसको उस तरफ ले जाओ, p डेल्टा v बराबर क्या आया, माइनस v डेल्टा p, ठीक है। इस डेल्टा v से डिवाइड कर दो, माइनस v डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा v। कुछ जाना पहचाना सा ये बना क्या, क्या है ये k है, अभी ऊपर देखा था यही तो k था, डेल्टा p v अपॉन डेल्टा v माइनस में, तो ये k है। इसका मतलब k इक्वल टू क्या आ गया, सीधे सीधे प्रेशर। और अब इस k को k ना लिखते हुए नया नाम देते हैं इसको ई थीटा इक्वल टू p। तो ई थीटा भी क्या है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी है, लेकिन चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर थी इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोथर्मल वॉल्यूम इलास्टिसिटी। और वो किसके इक्वल होती है, प्रेशर के इक्वल होती है, प्रेशर के इक्वल होती है। तो यहां पर वही लिखा है, अब मैं पढ़ के सुना देता हूं। यूजिंग बॉयल्स लॉ इट कैन बी प्रूव्ड दैट फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन के थीटा, या उसको ई थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू द ओरिजिनल प्रेशर। यानी ये किसके बराबर आ रही है, ओरिजिनली क्या प्रेशर था उसके ऊपर, उस प्रेशर के बराबर आ रही है। ओरिजिनल प्रेशर उस पर कितना था उसके बराबर आती है ई थीटा, जिसको क्या कहते हो, आइसोथर्मल वॉल्यूम इलास्टिसिटी। नोट करें। ठीक है, हो गया। चलो अगला मिटा दें उसको। अब दूसरा होता है एडियाबेटिक वॉल्यूम इलास्टिसिटी। याद करते जाना, ये सब अभी पूछूंगा। वॉल्यूम, एडियाबेटिक वॉल्यूम इलास्टिसिटी। बताओ, गैस के लिए वॉल्यूम, गैस के लिए जो वॉल्यूम इलास्टिसिटी है कितने होते हैं, गैस के लिए वॉल्यूम इलास्टिसिटी कितनी होती है नंबर में? अरे सन्नाटा क्यों छा गया? इनफाइनाइट। गैस के लिए होती है इनफाइनाइट वॉल्यूम इलास्टिसिटी, और उनमें दो मेन है। अगर वो ये आता है कि गैस के लिए कितनी होती है तो इनफाइनाइट वर्ड आएगा, इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। दो, उसमें दो पहले ही ऑप्शन होगा, दो पे टिक मत कर देना, तुरंत आ जाए दो, बहुत सही है। दो बताई थी सर ने, एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल, दो पे टिक करो। और उसके पहले क्या बताया था वो सुना ही नहीं। एडियाबेटिक वॉल्यूम इलास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, वही हमारे पास हवा भरने का पंप है, ठीक है, ये पंप है, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, इधर से बंद है, हवा कहीं से निकल नहीं पा रही। और अब हम इसको एक झटके में यहां नीचे ले आते हैं, यहां तक एक झटके में। वो पहले 5 साल में लाए थे, अब 5 सेकंड तो छोड़ो, 1 सेकंड का 50वां हिस्से में इतने जल्दी से ले आए, ठीक है। तो
इतने झटके में जब नीचे ले आए तो इसको सोचने समझने का मौका नहीं मिला कि क्या होगा, तो अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती, बाहर की हीट अंदर ट्रांसफ़र हो नहीं पाती, तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो अचानक चेंज हो जाता है। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर बहुत बहुत डाउन हो जाता है। मतलब अगर इस पंप को बहुत झटके से नीचे कर दूं और फिर आप तुरंत उसको टच करो स्टील सिलेंडर को, तो बहुत बहुत गर्म हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ गया। और अचानक से जैसे साइकिल है और साइकिल के ट्यूब में हवा भरते जा रहे हैं, अचानक फट जाए ट्यूब, पंप नहीं, अचानक जो है ट्यूब फट जाए, तो जहाँ से ट्यूब फटा है उसको टच करो, बहुत बहुत ठंडा हो चुका है, ऐसा लगेगा बर्फ़ हो गई है। और कोई अगर प्रैक्टिकल करना चाहे तो कर सकता है घर पे जाकर। आपको जाना पड़ेगा साइकिल लेकर के और उसकी दुकान पे कि इसमें हवा भरते जा और तब तक भरते जा जब तक इसका ट्यूब फट ना जाए, और फिर टच करो वहाँ, ठीक है। तो थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, पिटाई लगेगी घर पे वाला। तो एक्सपेंशन होने पर, क्योंकि ट्यूब फटा तो उसकी गैस एक्सपेंड हुई, तो अचानक एक्सपेंशन होता है, धीरे धीरे नहीं, अचानक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है, और अचानक कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर अप होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां हम अचानक क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। तो उस केस में जब अचानक चेंज होते हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम तो है, लेकिन सीधे सीधे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इस V की कुछ पावर आती है गामा, इसको पॉइजन लॉ कहते हैं। पॉइजन नहीं, जहरीला अलग है, पॉइजन ये साइंटिस्ट थे बेचारे, सीधे साधे थे, जहरीले नहीं थे। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V टू दी पावर गामा, तो इसको यहां पर P V की पावर गामा बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसमें PV क्या है, वेरिएबल, और V भी वेरिएबल, फिर से डिफरेंशियल कर दो, करो जरा। अब देखें, बताओ, पहला फंक्शन यानी P, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशियल बताओ। डेल्टा कहाँ है, y है, गामा है, गामा V की पावर गामा -1। अब ध्यान देना, जब पावर होती है ना, और हमें पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में करना है, अकेला V था तो वो तो डेल्टा V कर दिया था, लेकिन अब होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से, क्योंकि पहले पावर का होगा फिर V का होगा। पावर का हो गया गामा V की पावर गामा -1, जैसे x की पावर n होती है तो n का क्या करोगे, n, x की पावर n -1, फिर x का भी करते हैं तो x का चूंकि 1 हो जाता है x के रिस्पेक्ट में, तो लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ V का तो करना पड़ेगा, हमें नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ फिर डेल्टा V लिखना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंशियल हुआ है यहां से यहां तक, वो किसका हुआ है, V की पावर गामा का, गामा V की पावर गामा -1 इंटू डेल्टा V, प्लस सेकेंड फंक्शन V की पावर गामा एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ P डेल्टा P, क्योंकि P की पावर 1 है, सिंपल डेल्टा P, इक्वल टू कांस्टेंट का 0। अब इसमें भी हम यहां पर गामा P एक तरफ रख लें, ये जो हो गया आप देख रहे हैं गामा P एक तरफ रख लें, बाकी उधर पहुंचाएं बराबर। देखो V की पावर गामा डेल्टा P माइनस में पहुंचेगा, और डिवाइड में क्या होगा बोलो, V की पावर गामा -1 डेल्टा P, ऐसे ही कुछ होगा, V की पावर गामा डेल्टा P, और नीचे क्या हो गया, V की पावर गामा -1, ये B की पावर गामा -1 डेल्टा V नीचे ले आए। अब कैंसिल कर लो जरा इसको, देखो इसमें अगर आप देखो थोड़ा मैथमेटिक्स अगर आता है तो क्लास 3rd का, V की पावर गामा, इसमें भी V की पावर प्लस गामा है, कट जाएंगे दोनों, यहाँ V की पावर क्या बचेगा -1, तो V की पावर -1 को ऊपर पहुंचा दो, क्या हुआ, माइनस का डेल्टा P V, ये V की पावर -1 बची थी वो ऊपर पहुंची, डिवाइड बाय डेल्टा V, बोलो इसको क्या कहते हो, K। अब इसको K कहते हैं, तो यहां पर तो एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक को हम E फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है K ही, लेकिन वो क्या हो गया E फाई, और E फाई की वैल्यू कितनी हुई, देखो इधर गामा P, यानी कि एडियाबेटिक वॉल्यूम इलास्टिसिटी प्रेशर के गामा टाइम्स गुनी होती है, यानी E थीटा
होती है कितनी, ई थीटा पी थी, और ई फाई कितनी हो गई, गामा पी हो गई, गामा टाइम्स होती है। तो वही यहां लिखा है कि हीट फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग एक्स्ट्रा प्रेशराइजेशन। हीट फ्लो को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब सिस्टम के अंदर वाली हीट बाहर नहीं आ पाई, बाहर वाली हीट अंदर नहीं जा पाई, अचानक से चेंज हुआ। तो फ्रॉम पॉइजन्स इक्वेशन, ये पॉइजन्स इक्वेशन है POISSON, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, पॉइजन्स इक्वेशन। इट कैन बी शोन दैट फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन K फाई इक्वल टू E फाई लिख सकते हैं, जिसको गामा पी कहते हैं। कैसे आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार समझ के फिर हमें याद तो यही करना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गामा भी याद करना है, लेकिन ये करने से आपको समझ में आएगा कि गामा आया कहां से। बैटरी लो, सही कर देते हैं। ओबियसली ई फाई अपॉन ई थीटा, देखो यहां पर ई फाई गामा पी है और ई थीटा क्या लिया था, ओनली पी। दोनों को डिवाइड करोगे तो पी से पी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, गामा। तो ई फाई अपॉन ई थीटा इक्वल टू गामा। ये भी कई बार पूछा गया है कि एडियाबेटिक वॉल्यूम इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशो क्या होता है, गामा। और इसको आगे भी पूछ लेते हैं कि बताइए गामा नहीं, फिर स्पेसिफिक हीट के टर्म में क्या होता है। तो एक्चुअली गामा खुद जो है, दो स्पेसिफिक हीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम आगे पढ़ेंगे, उनका रेशो होता है Cp अपॉन Cv। Cp क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp और Cv का रेशो होता है गामा। और आगे ये भी पढ़ेंगे कि Cp जो है वो Cv से बड़ा होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से बड़ा होता है। तो फिर गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ई फाई अपॉन ई थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, दैट इज ई फाई ग्रेटर देन ई थीटा। अब आपसे कोई पूछे कौन बड़ा कौन छोटा, तो ई फाई बड़ा, वैसे भी दिख रहा है गामा टाइम्स है, तो ई फाई बड़ा ही होगा, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी ही होती है, 1 से छोटी नहीं होती और 1 के बराबर भी नहीं होती। गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो ये हुआ एडियाबेटिक वॉल्यूम इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ थर्ड, डिफॉर्मेशन इन शेप और शेयर। शेप मतलब चेंज होना, किसमें, शेप में चेंज होना मतलब शेयर मतलब चेंज इन शेप। तो डिफॉर्मेशन इन शेप और शेयर, तो ई की जगह पर क्या लिख देते हैं,
एन नहीं, ये एन को लिखो ईटा, एक टांग खींच दो इसकी, ईटा। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं किससे? ईटा से। एन नहीं है, ये ईटा है। ईटा बनता है, एन की एक टांग खींचो तो ये बन गया ईटा। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन इन शेप और शियर, ई को किससे रिप्लेस करना है? ईटा से। अब इसको बोलने लगते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और चूंकि नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये केवल और केवल किस में होता है? सॉलिड में ही होता है, क्योंकि रिजिडिटी केवल सॉलिड में ही होती है। ठीक है, रिजिडिटी किस में होती है? सॉलिड में। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अभी एक एग्जांपल दिया भी था मैंने। जैसे ये हमने क्यूबॉइड ले लिया और इसकी दो सरफेस ऊपर नीचे में एल सेपरेशन है, ठीक है, जिसको अपन ने एच बोला था। इधर ऊपर वाली सरफेस पर हमने क्या किया? एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया ऊपर वाली सरफेस पर, ऐसे पैरेलल, या उसके टेंजेंशियल फोर्स लगाया। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो ये टिल्ट हो गई। कितने एंगल से? 5 एंगल से। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल हुआ, जिसको हमने एक्स बोला था। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर हुक्स लॉ यूज करना है, और हुक्स लॉ में यूज करूंगा तो ई की जगह पर क्या आ जाएगा? ईटा। वो क्या होगा? सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब चूंकि यहां शियरिंग हो रही है इसमें, तो शियरिंग स्ट्रेस आएगी और शियरिंग क्या आएगी? स्ट्रेन आएगी। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होती है? वही फोर्स अपॉन एरिया, उसमें तो कहीं दिक्कत नहीं, फोर्स अपॉन एरिया। और शियरिंग स्ट्रेन होती है फाई। तो ईटा इक्वल टू हम याद रखेंगे एफ अपॉन ए फाई। बाद में आप चाहें फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और फाई की वैल्यू क्या होती है आप देख सकते हैं, हमने लिखी भी थी, एक्स डेल्टा एल बाई एल यहां, या एक्स बाई एच, एक ही बात है। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा है, आप देखो, दिस ऑल्सो इज डिफाइंड बाय फॉर सॉलिड, क्योंकि रिजिडिटी किस में होती है? सॉलिड में होती है। फ्रॉम द फिगर टेंजेंशियल स्ट्रेस एस इक्वल टू एफ अपॉन ए पास्कल, शियरिंग स्ट्रेस और शियर रो इक्वल टू फाई होता है, यहां पर डेल्टा एल अपॉन एल या एक्स बाई एच। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो आप देखेंगे हुक्स लॉ से एस बाई रो ईटा इक्वल टू क्या आया? एफ अपॉन ए फाई। फाई की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल पास्कल। ठीक है, तो हम जो याद रखेंगे ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए फाई से याद रखेंगे, याद रखना आसान है। फिर बाद में फाई की वैल्यू लिख देना, डेल्टा एल अपॉन एल या एक्स बाई एच। ठीक है, फ्लूइड्स अगर जो ही है, फ्लूइड्स मतलब जो फ्लो हो सकता हो, फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता हो, जैसे लिक्विड है, गैस है, इनमें रिजिडिटी नहीं होती, इसलिए इनके लिए ईटा क्या होगा? 0। ठीक है, इनके लिए ईटा 0 होगा। ये भी कभी कभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी लिक्विड के लिए या गैस के लिए क्या होगा? तो 0 होगा। एट द रूम टेम्परेचर सॉलिड मेटल्स, इसका जो ऑर्डर है कितना है? 10 टू द पावर 11। तो देखो जितने भी आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हैं, सबके ऑर्डर मेटल के केस में 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 11 के बीच में ही आ रहे हैं। सॉलिड नॉन मेटल में 6 से 8 आ रहे हैं, 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ठीक है, सबसे ज्यादा रिजिड कौन है? डायमंड है। ठीक है, तो डायमंड के लिए थोड़ा बढ़ जाता है, ये जो 10 है वो 12 तक पहुंच जाता है। अगला देखो, हाँ लिखा है डायमंड के लिए ईटा का ऑर्डर क्या होगा? 10 टू द पावर 12 पास्कल। ये बहुत हार्ड मेटल, नॉन मेटल है, ड्यू टू दिस टिपिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऑल सॉलिड ईटा टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ा सा डिक्रीज होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ईटा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा ईटा डिक्रीज हो जाता है। अब इसका भी रेसिप्रोकल होगा, सबका रेसिप्रोकल हमने लिया है। तो 1 अपॉन ईटा का होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई हार्ड है तो हार्ड का उल्टा क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो 1 अपॉन ईटा को पास्कल इनवर्स कहेंगे, ईटा का इनवर्स या ईटा का रेसिप्रोकल होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब कुछ और थ्योरी देखें, एक और है पॉइजन रेशो। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको रटते चलो, समझते चलो, याद करते चलो।
पॉइजन्स रेशो, पॉइजन ने ये बताया कि जब हम कोई, जैसे ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, और इस पर नीचे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसकी लेंथ में चेंज कर रहे हैं, तो केबल और केबल लेंथ में ही चेंज नहीं होता, उसकी रेडियस में भी चेंज होता है। और जब लेंथ में चेंज होता है, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हो। और रेडियस में चेंज हो रहा है, डेल्टा आर अपॉन आर, इसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हो। तो हुक कहते हैं, ये पॉइजन कहते हैं कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो है उसको बोलो क्या? पॉइजन रेशो, ठीक है। और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। रबर को खींच दो तो थोड़े से ही फोर्स से लेंथ भी बढ़ जाएगी और रेडियस भी बहुत जल्दी से कम हो जाएगी। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हालांकि रबर के केस में इसको एक नया वर्ड देते हैं, इलास्टोमर्स। ये बताएंगे, रबर जो होता है वो इलास्टोमर्स होता है, ये आगे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी इलास्टिसिटी तो रबर में भी है। तो पॉइजन्स रेशो क्या हुआ? इलोंगेशन इन ऑलवेज एसोसिएटेड विद थिनिंग। अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो वायर जो है पतला होगा, तो हमेशा लंबाई में चेंज जो होता है वो उसकी थिकनेस से भी रिलेट रखती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां पर पॉइजन रेशियो मतलब पीआर, पीआर इज डिफाइंड एज द ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या होगा? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा आर अपॉन आर क्या है? ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और डेल्टा एल अपॉन एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, एंड ये भी सॉलिड के लिए डिफाइन है, क्योंकि रेडियस में चेंज और लेंथ में चेंज किस में होगी? सॉलिड में ही होगी। यूनिट लेस है, क्यों यूनिट लेस है? ऊपर जो होगा वो क्या है? ऊपर भी स्ट्रेन है, नीचे भी स्ट्रेन है, स्ट्रेन की होती नहीं है। इलास्टिक कांस्टेंट होता है ये। यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। थियोरेटिकली इसकी जो वैल्यू है वेरीज बिटवीन लिमिट्स 0 to 0.5, 0 to 0.5 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, 0 और 1/2 के बीच में। 0 से बड़ी और बराबर भी हो सकती है, या 1/2 से छोटी, ठीक है। सिग्मा, अब इसमें 4 फार्मूले हैं एक्चुअली, ये एनसीईआरटी में भी दिए हैं, और आप जो है इनके कोई प्रूफ नहीं दिए हैं। एक्चुअली आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उनमें फिर बहुत समय लगेगा। तो सीधे सीधे 4 फार्मूले एज इट इज हमें लर्न करने, ठीक है। बस यहीं पर जो है आपको सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे 4 फार्मूले। और एग्जाम में 4 में से कभी कभी ये दे देते हैं, और अभी लेटेस्ट तो 4-5 सालों में देखो तो नहीं आए हैं, लेकिन पहले जब एमपी पीएमटी चलती थी, पीईटी चलती थी, तो उसमें जो उनका कॉन्सेप्ट रहता था कि रटे रटाए क्वेश्चन आ जाते थे, तो फिर वहाँ पर फिर ठीक है दे देते थे कि ये 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा फार्मूला गलत है। तो टीचर का, एग्जामिनर का ये पॉइंट रहता था कि इसको 4 फार्मूले याद हैं कि नहीं। अब आजकल का पैटर्न ये है कि आपने कितना रटा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो ब्रेन की क्षमता, एनालिटिकल क्षमता कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालिटिकल क्षमता फिजिक्स से ही बनती है। आप फिजिक्स में जब डिफरेंशिएशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हो, थ्योरी का यूज़ मैथमेटिक्स के साथ कॉम्प्लेक्स वे में करते हो, सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो दिमाग के तार झंझना जाते हैं। कई तो बस्ट हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, हमारे बस की नहीं है ना। और क्योंकि वो डर गए, और कोई कहे कि सर मेरा जो है केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छी है, फिजिक्स ही गड़बड़ है, ये समझ लो सबसे बड़ा दुनिया का मूर्ख है वो जो है अपने आप को और पेरेंट्स को धोखा दे रहा है। क्योंकि अगर उसके 2 सब्जेक्ट तभी अच्छे हो सकते हैं जब फिजिक्स अच्छा है, क्योंकि वहां भी एनालिटिकल वे में आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। एक एग्जांपल मुझे बता दो, जो सिलेक्ट हुए हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए उनकी बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में 17 लाख बच्चे जो बैठते हैं, या तो उनमें एक एग्जाम्पल आप बता दो जिसके बायो में 350-360 हो और फिजिक्स में 0 हो या 10-12 ही हो। एक एग्जाम्पल उठा के नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
आप अगर जो है बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे हो तो 100% फिजिक्स में अच्छे हो। अब अच्छे की परिभाषा आप लोग क्या देते हो? जनरली जो बच्चे देते हैं, सर हमारे बायो में तो आ जाते हैं 80 85 100 तक आ जाते हैं, फिजिक्स में 15 ही आ रहे हैं। तो कंपेयर कहाँ से हो रहा है? 100 आ रहे हैं सर हमारे उसमें, 120 देखो पेरेंट्स को बताया। अच्छा पेरेंट्स को पता नहीं, बेचारे सीधे होते हैं। कितने आ रहे हैं तेरे बायो में? 120, वेरी गुड। और फिजिक्स में 15, अरे यार ये कर रहा है। अब ये नहीं देख रहे कहाँ से। और बायो में भैया जो मैथ अगर टिक कर दूंगा ना, कैसे, बिना पढ़े आंख बंद करके, तो मेरे आ जाएंगे 100। तो हकीकत है, उसको स्वीकारो। अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो अपने आप वो सही हो जाएंगे। अगर आप बायो अच्छी करना चाहते हो, केमिस्ट्री अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे पहले फिजिक्स अच्छी करो। अब हिंदी में कल एक स्टूडेंट आया, चौथा या 5वां ड्रॉप हो गए, पता नहीं आताल पाताल और जो है इधर उधर से भटक भटक के बोले सर मेरी, अब इसलिए बता रहा हूँ कि उसने जो मुझे कहा कि सर मेरी जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री सब अच्छी है सर, आकाश पाताल में इतनी बढ़िया पढ़ा दी थी, फिजिक्स ही नहीं पढ़ाई सर, है ना। तो मैंने कहा कि अच्छा चल कितने मार्क्स आ जाते थे? तो बोले सर आ जाते थे, था मैं कैटेगरी में हूँ एससी में, और मेरे जो है 100 मार्क्स तो आ जाते थे उसमें, 100 सवा 100। मैंने कहा भैया 100 पर भी कैटेगरी में कुछ नहीं होने वाला, बताया था मैंने हिसाब। 450 तो हर हालत में चाहिए, हर हालत में 450 मिलेगा। कोई झाबुआ वाबुआ कोई कॉलेज में, और 450 में अगर आप बायो 100 आ रहे हैं तो बाकी के 350 फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो फैक्ट है वो ये है, फिजिक्स सुधारनी पड़ेगी। उसके लिए भले ही कुछ भी करना पड़े। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि अब 6-7 बार मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा चुका, 1-2 बच्चों के पेरेंट्स ने कहा सर एक बार और पढ़ा दो, बच्चे जो है अभी लेट आए हैं तो एक बार मैथ्स और पढ़ा दो। मैंने कि सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा मैं स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 2 का पढ़ा नहीं आता मैं बता दूंगा, लेकिन आप सीखने की इच्छा हो तब। तो संडे से, इस संडे को तो मैं देखता हूँ, अगर मैं फ्राइडे को बता दूंगा जिनको मैथमेटिक्स फिर से पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स, जो अब पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे 14 लेक्चर में हुआ तो 14 में नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में 14 में इसलिए करते हैं कि शुरुआत में धीरे धीरे एडमिशन होते हैं, तो महीने भर तक अपन मैथमेटिक्स ही पढ़ाते रहते हैं, है ना। तो अब 6-7 क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो जितना हमें मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है, कि इससे जैसे अभी फर्स्ट सेकंड उसका डिफरेंशियल आ गया, अब मान लो नहीं आता किसी को, और नहीं आता तो या तो फिर मैं बार बार कहता हूं कि आप ऐप में जाके डिफरेंशियल पढ़ लो, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं। तो एक बार और मैं संडे के संडे सुबह जैसे अपनी क्लास होती है 7:30-8 बजे, तो 8 से 1.5 घंटे की क्लास, 8 से 9:30 हर संडे को अपन ले लेंगे, और टेस्ट फिर 9:30 के बाद दे दूँ। मतलब ये सबके लिए नहीं है ना, ये एक्चुअली आप लोग तो पढ़ चुके हो, फिर से 10 बार क्यों पढ़ रहे हो? ये उन बच्चों के लिए, आप में से 2-4-6 बच्चे आएंगे, ठीक है, हर बैच में से 2-4 से हिंदी इंग्लिश कंबाइंड करके, कुछ 11 से, कुछ 12 से, कुछ उससे, तो 6-7 संडे में अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए, और जो पढ़ चुके हैं उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, टेस्ट पेपर्स की। और अगर कहीं अपने को पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो ऐप में 14 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत डिटेल में अवेलेबल है बेसिक मैथ्स की, आप उस पर जाके पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये तो एक ये मान के चलो कि एक एक्स्ट्रा क्लास है उन बच्चों के लिए जो अभी लेट ज्वाइनर्स हैं, अभी महीने भर 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो उन्होंने नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो फिर मैथमेटिक्स की दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो अगर उनमें से आपको भी लगता है कि समय है हमारे पास और हमें रिपीट करना है तो कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लाइव तो चलेगी, लाइव भी होगी, तो अपन घर से भी कर सकते हैं। और जब समय हो, मान लीजिए उस समय नहीं देख पाए, तो आप अपनी सुविधा से संडे के दिन ही आप उसको कंप्लीट कर लें। मान लो संडे को आपको 8 से 9:30 मान लो टेस्ट है, यहीं पर टेस्ट भी होंगे, 8 से 9:30 टेस्ट भी होंगे अपने फिजिक्स के जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं। जिस दिन RBTS नहीं होगा उस दिन तो 8 से 9:30 होगा, ठीक है। तो उस दिन जो बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे वो नीचे की क्लास में या ऊपर कहीं टेस्ट दे रहे होंगे, बाकी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँगा। तो फिर क्लास के बाद संडे को जब भी समय मिले आप उसको देख लो, पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो टीचर तो हमेशा आपको सिखाने के लिए अवेलेबल रहता है, बस सीखें आप। तो देखिए यूनिट लेस 0 से 0.5 के बीच में हो गया। अब सिग्मा
क्या है बताओ, सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशो, वाई क्या है, यंग मॉडुलस, के क्या है, के क्या है, बल्क मॉडुलस, और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 1 2 3 4, इन चारों में 4 रिलेशन है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन है, मन में कम से कम जोड़ जोड़ से 10 बार पढ़ना है। एक है y इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, ये तो रटा ही होना चाहिए। पहले दो, y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा, y क्या है, यंग मॉडुलस, 3 गुना कर दो 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, अब ईटा y में रिलेशन, तो y इक्वल टू 2 ईटा दुगना कर दो और 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तीसरा सिग्मा इक्वल टू अच्छा ये दोनों, ये जो तीसरा इन दोनों को सॉल्व करने पे बनते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू 3k - 2 ईटा अपॉन 6k + 2 ईटा, लेस देन होगा 0.5, 3k - 2 ईटा फिर डबल करके प्लस 2 ईटा। ठीक है, फोर्थ 9y इक्वल टू 3 ईटा प्लस 1/k, सीधे सीधे याद करने हैं। ठीक है, कहां से आए कैसे आए इनके बारे में नहीं सोचना, सीधे इनको याद करने। याद हो गए, मन में याद करो 10 बार, अभी पूछूंगा सबसे, दे रहा हूं मैं 4 मिनट का समय। और ऊपर छत को देख के जवाब देने, ऐसे नहीं जवाब देने। एक फॉर्मूला और है, ठीक है, और ये आपके लिए मैंने बना दिया रेडीमेड फार्मूला, तो मेरे नाम से भी सेव कर सकते हो। व्हेन ए वायर और सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, एक वायर और सिलेंडर को हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स से स्ट्रेच करें तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या आएगा, यानी वॉल्यूम में चेंज, रिलेटिव चेंज वॉल्यूम में कितना आएगा, उसमें दो चीजें देंगे वो। एक देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे सकते हैं, और वो दे सकते हैं सिग्मा की वैल्यू। बस दो ही आपको डेटा मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और सिग्मा की वैल्यू। और उससे कहेगा कि बताओ इस मटेरियल में वॉल्यूम में रिलेटिव चेंज कितना आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा। तो उसके लिए है डेल्टा V अपॉन V, ये पूछा है, ये रिलेटिव चेंज होता है डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा L अपॉन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बस इसमें ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा, ये जो 1 - 2 सिग्मा था इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। डायमेंशनली भी करेक्ट है, सिग्मा क्या होता है, पॉइजन रेशियो का कोई डायमेंशन होता नहीं। तो इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखोगे किसी की कोई डायमेंशन नहीं है, ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है। तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L ब्रैकेट 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, इसे हम एक रेडीमेड फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए, अदरवाइज पर इधर से सोचना पड़ेगा। ठीक है,
पूछें अब, बताओ, पहला बताओ। y बराबर, y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। सही है क्या? चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखो सही है, इसका तो सही है। बताओ 2, ऊपर देख के बताना है, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू y। सही है क्या? देख लेते हैं। y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। चलो ये सही है। ये रटवा ऐसे लिए रहा हूं क्योंकि रटने ही है ये, और कोई इनका तरीका है नहीं। चलो बताओ, क्या नाम इसका? ब्रजेंद्र कौरव। कौन सा वाला? रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। 3k माइनस 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा किसके बराबर है? पहले उसको बोलने दो, क्या है, किसके बराबर है? नहीं, ये इधर क्या है? सिग्मा बराबर। सही है क्या? क्या सही है? इधर क्या इधर क्या है? 2 ईटा और इधर क्या है? सिग्मा बराबर। ये सही है? ठीक है, याद करो, है ना। इसको कम से कम 15 बार लिखना, बताना सर देखो व्हाट्सएप पे मैंने 15 बार लिखा। टाइप नहीं करना है, हाथ से लिखना है। चलो अगला बताओ, किधर गया? बोलो। 9y के 1 अपॉन ईटा प्लस 1/k। सही है क्या? बोलो, गलत है? क्या करूं यहाँ? 3 अपॉन ईटा प्लस 1/k, ठीक है ना। 3 गुना कम कर दो इधर, और बताओ। हाँ क्या क्या? डेल्टा v। अच्छा 5 बता रहे हो। डेल्टा L अपॉन L 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। एक और बच गया, हो गए सारे? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये अब आप घर पे रट लेना इनको। अगले टर्न पर हम इनके सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और सबसे पहले मैं पूछूंगा सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आज जो पढ़ाए हैं, तब जाके क्वेश्चन कराऊंगा। और अभी आगे से पूछे तब पीछे से स्टार्ट करूंगा।